मुसलमान भयानक है, एक शत्रु है, ट्रेटर्स हैं, मतलब क्योंकि पाकिस्तान बनवाया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के पीछे जो सच्चाई थे उसमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बार बार जो नारा उठता है मुसलमान का एक ही स्थान वगैरह वगैरह, तो ये उसी को मतलब लोगों को मेमोरी में डालना चाहता है, कि याददार डालना चाहता है कि देखो ये लोगों को कभी विश्वास मत करो कि बाहरी लोग हैं, वो अपना धर्म थोपना चाहते हैं, वो अपनी औरतों को ठीक से नहीं रखते हैं, ज़्यादा शादी करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हाँ, और अभी बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लेकर भी बाहर, मगर ये हमें थोपा जाता है, ये पूर्वाग्रह को, जिसको हम प्रेजुडिस कहते हैं, गलतफहमी कहते हैं, उसको थोप थोप के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बहुत बढ़िया तरीका बनाया। शाखा सबसे पहले आतंकी हमला आज़ाद हिंदुस्तान में कौन सा था? 30 जनवरी 48। आप बस गूगल का सर्च कर दीजिए, फेसबुक पे कट्टर हिंदू, पंक्चर वाला, मॉल, बहुत गंदे गंदे कटुआ, गंदे गंदे शब्द मुसलमान के लिए, आप ऐसे कुछ शब्द टाइप कर लो, हजारों ऐसे आईडी मिलेंगे और सब वेपनाइज होके जय श्री राम का सिंबल वगैरह है उसमें। तो ये क्या फेसबुक नहीं रोक सकता? मगर साथ साथ गलत पर्चे मुस्लिम एरिया में भी बांटे गए कि हम बाबरी को वापस खड़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे अपनी याद है कि हमने क्या बहस किया था उस वक्त, कि आप करने जाओगे और आपके बेटियों के ऊपर काटना होगा, आप शर्म रखो। ऐसे हमने मौलवी साहब को मुँह पे बोला कि लिंचिंग हो रहे हैं ये नफरत के आधार पर। गए अगस्त ही मत भूल जाए, अगस्त 2023 में बम्बई के बाहर ट्रेन के अंदर वो चेतन सिंह क्या करता है, 3 लोगों को गोलियां मार देता है। तो नफरत एक पूरा एक धंधा बन गया है और ये सोशल मीडिया कॉर्पोरेशन इसके हिस्सेदार। पहले क्या दंगों में होता था, सोचिए कि आप चाहते थे कि साथ में लोग रहे नहीं, कॉलोनीज मिक्स्ड नहीं रहे। अभी आप चाहते हैं कि मानसिक तरह से भी लोग टूट जाए। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, आप सोशल मीडिया तो चलाते ही हैं और उस पर कई ऐसी चीज़ें हमारे आंखों के सामने से गुजरती है जिस चीज़ों से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं खिलाफत टाइम्स में और आप देख रहे हैं खिलाफत टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैंने एक रिसर्च किया है अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सारी एक्स ट्विटर पर, कि ऐसी चीज़ें हम लोग जब देखते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है। किस तरह से लोग दो धार्मिक तेढ़ निर्माण करने के लिए बैठे हुए सोशल मीडिया पे। मैं आपको ऐसी ही पोस्ट बताऊंगा, अलग अलग पोस्ट, जिसकी वजह से मुसलमानों को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है, उनके हर एक चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है और दूसरे धर्मों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से देखिए ये लोग ये काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, आप लोग ये जो चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग ये जान लीजिए कि दो धर्मों के बीच में तेढ़ निर्माण करने का ये काम कर रहे हैं जो लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने आती हैं उसे कमेंट भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है। हालांकि अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो उस जो आईडी है उसकी, चाहे किसी की भी आईडी हो, उस आईडी को आप ब्लॉक कर दें या अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे ये किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये हर धर्म को लड़ाने की इनकी मंशा होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पोस्टर्स डालते हैं। देखिए, ये पोस्टर्स मैं आपको बताऊंगा, ये इस तरह के पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे हर साइट के ऊपर। आप अगर फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं या किसी और अन्य सोशल मीडिया के साइट पे हैं, इस तरह के पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि इसके ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करना है, कोई भी कमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते ही है कि इस तरह के हम पोस्टर डालें और किसी ने हमें कमेंट करे और हम उसको माइंड वॉश करें। जी हाँ दोस्तों, और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में एक सोशल एक्टिविटीज ने क्या कहा, और ये सुनने वाली बात है। चुनाव है क्या, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस नफरत के बारे में। दो धर्मों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच ये नफरत, मुसलमानों को लेकर फैलाए जा रहे नफरत, नेताओं की ओर से दिए गए जा रहे बयान, जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतना नफरत फैल कैसे रहा है? क्या हम पहले से नफरती थे? ये नफरत फैला कौन रहा है? दंगे हो जाते हैं 21वीं सदी में, जब दुनिया चांद से आगे पहुंच चुका है, क्या क्या हो रहा है और हम दंगे कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा इस पर चर्चा करेंगे, और जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। आपने इन्हें हमारे चैनल पर इससे पहले भी देखा हुआ है। ये पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, सीजेपी अगर आपको पता है तो उसमें ये सेक्रेटरी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि
इस तरह के जितने भी नफरती भाषण होते हैं या एक समुदाय को लेकर जिस तरह से टारगेट किया जाता है, उस पर इनका काम लगातार जारी है। ये कोई यानी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ जुड़ी हैं तीस्ता सितलवार जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए हैं। जो हम बात भी कर रहे थे सीजेपी की, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, उसमें आप सेक्रेटरी हैं। जस्टिस पीस की हम बात करते हैं, लेकिन आप और मैं मुंबई में बैठा हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो समुदाय हैं, जो दो लोग हैं, दो हिंदू मुस्लिम हैं, उसके बीच नफरत फैल रहा है ठीक उसी समय जब हम बात कर रहे हैं। तो मैम, पहला सवाल यही, आप लगातार इस पूरे मुद्दे पर बात करते रहते हैं, ये नफरत फैलता क्यों है? क्या पहले से हम इतने नफरती थे कि नफरत हमारे अंदर पहले से थी, हम ऐसे ही थे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आज हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। पहले तो सूरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल पे आने में बहुत खुशी होती है और आपका चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया ना, बहुत अहम सवाल है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे बीच में नफरत फैल रही है, लोगों के बीच में ये फैल नहीं रही है, फैलाई जा रही है। ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमें समझना है कि देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी छोटे बड़े दंगे होते थे हमारे देश में, फिर दंगे की शक्ल जनसंहार में बदली, पोग्राम में बदली। तो उसके 3 या 6 महीने पहले लगातार हमने स्टडी किया है, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट में हमने स्टडी की है, तो हेट स्पीच मतलब नफरत भरे जबान और लेख फैलाए जाते थे, पत्रिका, पर्चे, अफवाहें वगैरह वगैरह। और वो 6-12 जो अफवाहें हैं आज भी वही सोशल मीडिया पे घूम रही है। अभी हमारा हाल क्या है कि ऐसी ताकत हमारे ऊपर हावी है, सत्ता पे हावी है, सत्ताधारी पक्ष बन गए हैं वो, केंद्र में भी और कई राज्यों में भी, जो चाहते हैं कि नफरत को बार बार पका करके, उसको उगल करके लोगों में तनाव पैदा किया जाए और उसके बल पे वो जीते। उनके बाकी कोई काम है नहीं। मैं आपको जहांगीरपुरी का याद दिलाना चाहती हूँ, जो मई 2022 में हुआ था। वो जो आपको याद होगा कि आर्म्ड प्रोसेशन हुआ, तलवारें वगैरह फैलाई गई, मस्जिद के सामने जानबूझ के गाली गलौज। उस वक्त के वीडियोस, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, जो आपको कमर्शियल मीडिया कहता है, उनके भी वीडियोस में आम इंसान, हिंदू मुसलमान कह रहा था कि क्या जरूरत थी जुलूस वालों को इतना गलत बर्ताव करने की। हम नहीं चाहते हमारे एरिया में तनाव, हम दोस्त हैं। तो आम इंसान नहीं चाहता, हम नफरती नहीं बने। आपके सवाल का जवाब, हमें नफरती बनाया जा रहा है और नफरत को एक तरफ बाजारी तरीके से बेचा जा रहा है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरुआत में कही कि ऐसे ही वो 5, 6, 10, 12 चीजें हैं जिसे लेकर बार बार इसे फैलाया जाता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं, या अगर इस पर भी हम चर्चा करें कि लोग अगर जो देख रहे हैं वो अगर इससे बचना चाहें, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसका बार बार ये इस्तेमाल करते हैं ताकि तनाव बरकरार रहे? ये बात तो सही है कि ये तो चाहते हैं चुनाव जीते हैं, हम बात भी करेंगे लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जिहाद हैं। अब पता नहीं कौन कौन से नए जिहाद को लाने वाले हैं, लेकिन कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जिसे बार बार फैलाते हैं जिसके कारण ये नफरत फैलता है? 10-12 चीजें जो मुझे याद है हिंदू मुस्लिम के बारे में। अगर ब्राह्मण दलित के बारे में तो और कुछ है, हिंदू क्रिश्चियन के बारे में तो और कुछ है, मगर अगर हम मेन बात करें हिंदू मुस्लिम के बारे में, तो एक तो मुसलमान भयानक है, एक शत्रु है, ट्रेटर्स हैं, मतलब क्योंकि पाकिस्तान बनवाया वगैरह। हालांकि पाकिस्तान के पीछे जो सच्चाई थे उसमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम नहीं कहते कि मुस्लिम लीग का नहीं था, मगर साथ साथ इन्हीं का था, वो जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो दोनों चाहते हैं कि धर्म और मजहब के आधार पर राष्ट्र बने। एक बना, अफसोस की बात है, बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, भयानक दंगे हुए। तो वो तो एक बात कि बार बार आप अगर रांची का भी 1969 का देखिए, तो बार बार जो नारा उठता है मुसलमान का एक ही स्थान वगैरह वगैरह, तो ये उसी को मतलब लोगों को मेमोरी में डालना चाहता है, कि याददाश्त डालना चाहता है कि देखो ये लोगों को कभी विश्वास मत करो, इनके ऊपर विश्वास कभी नहीं कर सकते, ये हमारे नहीं हो सकते। दूसरी बात, इन्वेडर्स हैं, बाहर से आए हुए हैं। अभी इतिहास कुछ दूसरा कहता है। अगर आप इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म का इतिहास देखो तो आप दक्षिण में चले जाओ, सिंध के इन्वेजन्स के 110 साल पहले इस्लाम आता है वाया बिजनेस एंड ट्रेड फ्रॉम अरेबिया, केरल में। एक बाकायदा एक राजा वहाँ का कन्वर्ट होता है, पेरुमलाई, और उसके बाद वहाँ पे इस्लाम फैलता है। तो इस्लाम 110 नीचे से फैला है, मतलब दक्षिण से फैला है देश में, और उन इलाकों में फैला है जहाँ पे जातीय आक्रोश ज्यादा था, जहाँ पे दलित ओबीसी को लगा कि यहाँ पे एक मजहब है जो ज्यादा इक्वल है, मस्जिद के अंदर हमको जगह मिलती वगैरह, हमको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वैसा
ख्रिस्ती धर्म में भी ऐसे लोग गए हैं ये मान के कि कम से कम वहाँ पे हमको चर्च में डिग्निटी मिलता है। तो ये जो एक हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन भी है कि बाहर के आए हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे ही लोग जिन्होंने सही हो गलत हो उन्होंने अपने मन से चुना है एक धर्म। तो ये बात कि बाहरी लोग हैं वो अपना धर्म थोपना चाहते हैं, वो अपनी औरतों को ठीक से नहीं रखते हैं, ज़्यादा शादी करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, और अभी बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लेकर भी आ रहा है। तो ये 10-12 ऐसी चीज़ें हैं, वायलेंट है ज़्यादा। हालांकि आप देखेंगे अगर आप दलित समुदाय के विरुद्ध अगर आप हिंसा देखें तो सबसे ज़्यादा जो अपने आप को ऊपरी जात समझने वाले हिंदू हैं वो सबसे ज़्यादा वायलेंट है ये देश में। तो यू कांट कंपेयर, मतलब इंसान है, वो मज़हब से नहीं बनता कि वो ज़्यादा हिंसक है कि नहीं, मगर ये हमें थोपा जाता है, ये पूर्वाग्रह को जिसको हम प्रेजुडिस कहते हैं, गलतफहमी कहते हैं, उसको थोप थोप के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बहुत बढ़िया तरीका बनाया है, शाखा में ही आप गलत इतिहास पढ़ा दो, आप मोड़ तोड़ के इतिहास पढ़ा दो। तमस जैसे सीरियल आप देखेंगे तो आप दिखाते हैं कि आप हिंसा की प्रति जो इंसान को एक रिवल्जन होता है उसको कम कर दो, छोटे उम्र में पशु को मारना सिखा दो ताकि मारने और काटने के लिए इंसान तैयार हो जाए। तो ये सब एक तैयारी की जा रही है, मानसिक और शारीरिक और सामाजिक। आपने आरएसएस का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल वही था कि ऐसा तो नहीं होगा जो आपने कहा कि हम कोई नफरती है नहीं, हमें नफरती बनाया जा रहा है, तो ये बनाने वाले भी तो ऐसा नहीं होगा कि 2014 के बाद अचानक से हम सभी बन गए या हमारे में से लोग बन गए। तो इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हुई होगी, यहीं पे आरएसएस की शुरुआत भी हम देखते हैं। तो ये कितने एक तरीके से कैसे लाया गया सिस्टमैटिक तरीके से, और ये शाखाओं पर या छोटे छोटे जगहों पर जो अब व्हाट्सएप पे बदल चुका, अब तो हर किसी का फोन में एक शाखा है, अब आपको शाखे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके फोन में शाखा है। परिवारों में झगड़ा हो रहा है, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, फैमिली ग्रुप छोड़ रहे हैं। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से कैसे किया गया, यानी एक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए किया गया या दूसरे आइडियोलॉजी के खिलाफ किया गया, या इनकी आइडियोलॉजी ही हेट पर चलती है, ये किया कैसे गया और इसके पीछे का सिस्टम कितना स्मूथ है कि इतने सालों से लगातार चल रहा है? देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है। अगले साल 100 साल होंगे आरएसएस को, 25 में। उनका पूरा जो एक बुनियादी एक सोच थी और आज भी है कि समाज का निर्माण और उसके बाद देश का निर्माण। अगर आप देखो हमारी आज़ादी के आंदोलन को, तो आज़ादी के आंदोलन में ये ताकतों ने कभी भाग नहीं लिया। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत को हटाओ, उनके लिए वो दुश्मन थे ही नहीं। वो जितना भी आर्थिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार, वो नहीं चाहते थे कि भारत हिंदुस्तानी खुद अपने देश पे राज करे। वो तो कहते थे उनके 3 दुश्मन मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। बिल्कुल। हाँ। और कम्युनिस्ट में आप जोड़ लो जो भी फ्री थिंकर है, आप भी हम भी, जो भी उनके खिलाफ हो, बस। तो ये मामला ये है कि सबसे पहले आतंकी हमला आज़ाद हिंदुस्तान में कौन सा था? नथुराम गोडसे, 30 जनवरी 48। वो एक आह्वान था उनका, मतलब एक बोली थी कि बस हम ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान और ये देश जो गणतंत्र है उसको हम नकार रहे हैं, हम ललकार रहे हैं कि हम हमारा हिंदू राष्ट्र चलाएंगे। इट वॉज अ कॉल फॉर हिंदू राष्ट्र। हाँ, और आपको पता ही होगा, शायद महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, कि वो हमले के पहले 5 हमले हो चुके थे, 3 में जिसमें नथुराम गोडसे भी इन्वॉल्व थे। तो पूरी तरह वो साजिश ही थी। हाँ, तो वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी जैसे इंसान जो चाहे कुछ भी हो, मगर वो उनके लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये देश की बुनियाद है, कि वो एकता के बजाय ये देश का निर्माण नहीं हो सकता। विभाजन के बावजूद ये कहते थे गांधी जी। तो ये उनका ये बस मोटो है कि समाज का निर्माण का मतलब नहीं कि समाज के सोचने का तरीका बदल दो। अगर समाज में आना जाना है, रहना सहना है, एक दूसरे के त्योहार में खीर और मिठाई बांटना है, जाना, मतलब मुहर्रम में जैसे आप देखेंगे कोंकण में तो हिंदू भाई बहन भी शामिल होते हैं। गणपति में बाकायदा मुसलमान औरतें आरती करके गणपति बापा को विदा करते हैं। ये सब हमारी परंपरा है। ये कर्नाटका में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है,
कश्मीर में भी है। आप इसको दूर नहीं कर सकते लोगों में, मगर इनको दूर करवाया जा रहा है। इसीलिए आज भी गरबा में मुसलमान गरबा नहीं खेले। आज भी बजरंग दल ने रोक दिया इंदौर में कहीं ना कहीं, वो 4-5 साल। तो आपने जो सवाल किया 2014 के बाद के, कि उनकी ताकत सत्ताधारी पक्षों से आती है, और आज की सत्ताधारी पक्ष कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट्री विंग है, इट्स एन आरएसएस गवर्नमेंट। तो आरएसएस जैसे पावर में आई तो इम्यूनिटी जो कहते हैं, मुझे पता नहीं वो शब्द क्या है हिंदी में, कि इम्प्यूनिटी, कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, कि आप कानून के ऊपर हैं। तो आज आप देख लीजिए यति नरसिंहानंद कितनी तरह गंदी बातें कर रहा है। वो यति नरसिंहानंद के खिलाफ हमारी संस्था ने 2018 में कंप्लेंट किया था फेसबुक पे। तो एक और एलिमेंट मैं आपके चर्चा में डालना चाहती हूँ कि सत्ताधारी पक्ष है, राजसत्ता है, हमारी कानून व्यवस्था है, और इस तरह की ताकतें हैं। हाँ, और इस तरह के गुरु हैं, अपने आप जो गुरु कहते हैं, जो अलग अलग पैदा हो रहे हैं। एक काजल हिंदुस्तानी हो, रामगिरी महाराज हो, यति नरसिंह, राजा सिंह जो एक विधायक भी हैं, और बीच में कॉरपोरेशंस, जो सोशल मीडिया कॉरपोरेशन, जिनके एल्गोरिथम्स ही नफरत को बढ़ाते हैं। जो अगर आप अमन शांति की बात करेंगे तो आपका शो इतना नहीं चलेगा, हाँ। मगर आप ये सब चीजें दिखाएंगे तो वायरल हो जाएगा। तो वायरलिटी भी इस पे चलती है। हमने फेसबुक से एक चर्चा चलाई कि आपके 460 मिलियन यूजर्स है भारत हिंदुस्तान में, 460 अभी प्लस हो गए होंगे। आप नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में आपके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स इतने वीक क्यों हैं? आप बस गूगल सर्च कर दीजिए फेसबुक पे, कट्टर हिंदू, पंक्चर वाला, बहुत गंदे गंदे, कटुआ, गंदे गंदे शब्द मुसलमान के लिए। आप ऐसे कुछ शब्द टाइप कर लो, हजारों ऐसे आईडी में लेंगे आप, और सब वेपनाइज होके जय श्री राम का सिंबल वगैरह है उसमें। तो ये क्या फेसबुक नहीं रोक सकता क्या? उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अगर एक कम्युनिटी एथनिसिटी के खिलाफ कुछ बातें हो रही है तो वो कंटेंट को उतारना चाहिए। हमने कंप्लेन की है यति नरसिंहानंद के खिलाफ, जब उन्होंने 2018 में कहा था कि हिंदुओं को शास्त्र रखने का अधिकार है क्योंकि इस्लाम कैंसर है, मतलब इस तरह की घृणोनी बात, फिर भी उन्होंने इसको वायलेशन नहीं समझा। राजा सिंह इसी तरह के बाद 2019 में हमने कंप्लेन किया। फिर हमारी पूरी टीम ने, सोहित जी, दीपक मिश्रा जैसे एक छोटे मोटे लीडर है, इतने छोटे भी नहीं है क्योंकि बार बार उभर के आते हैं फिर बैठ जाते हैं, उन्होंने तो फेसबुक में पूरा अपना करियर बनाया, मतलब हिंदू परिवारों को भी लूटने का। तो नफरत एक पूरा एक धंधा बन गया है, और ये सोशल मीडिया कॉर्पोरेशंस इसके हिस्सेदार हैं। लेकिन ये क्या करते हैं मैम, ये बहुत स्मार्ट तरीके से, जैसे कि आपने कहा, उन्हें पता है कि अगर वो इंग्लिश में लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब तो देखता हूँ मुस्लिम भी लिखना होता है उन्हें तो आई के जगह पे एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देते हैं, ताकि पकड़े नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ने, व्हाट्सएप उसमें बहुत बड़ा एक रोल निभाता है, उन्होंने भी तो नफरत को फैलाया। आपने इसे रोकने के लिए क्या किया? आप लगातार वीडियोस पे वीडियो आते हैं जहां पर अब तो लोग लिंच करके फेसबुक पर डालते हैं, यानी वो भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम कर रहे हैं, तुमको जो करना है कर लो। और अगर आप इसे नहीं रोकते हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब सवाल तो उठेंगे कि इतने बड़े फॉर्म होने के बावजूद अगर आप कर रहे हो, देन यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारा जो मानना है ना कि हमने वहाँ पे एक पिरामिड बनाया है समझाने के लिए अथॉरिटीज को भी और हमारे एक्टिविस्ट को भी। क्या है पिरामिड? हम बात कि मतलब पूर्वाग्रह, हमारे अंदर पूर्वाग्रह होते हैं, फिर पूर्वाग्रह के आधार पे हम कार्य करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, फिर एक सामाजिक लेवल पे बहिष्कार होता है, बॉयकॉट होता है, हाँ, फिर वो हिंसा में बदलते हैं, छुटपुट हिंसा, जहाँ पे जैसे कि आप कहो कि सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, आप इनसे खरीदो मत, ये हलाल प्रोजेक्ट है, हलाल प्रोडक्ट है। तो आपने पूरे जिहाद के नाम को लेकर, कोरोना जिहाद से लेकर जो आप हैशटैग बना रहे हो, लैंड जिहाद, मदरसा जिहाद, एक्स जिहाद, वोट तो देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद, हाँ, और अब हिमंतो बिश्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, अजय बिष्ट, ये सब इसी में लगे हुए हैं कि अलग अलग तरीके के नाम, और आप उनके हैशटैग्स के नंबर देखो। एक स्टडी हुई थी जो ऑक्सफोर्ड एनालिटिका ने की थी कि कोरोना जिहाद के हैशटैग पे 300,000 यूजर मतलब रीट्वीट हुए। 300,000, आप सोचिए। और ऐसा नहीं है कि लोगों को असर नहीं पड़ा। हमने 3-4 स्टडीज के हम पार्ट थे, अलग अलग ग्रुप के साथ हमने बैठाया था कि दानिश नाम के लड़का को हिमाचल में पकड़ के मारा था क्राउड ने कि तुम आए हैं और तुम कोरोना लेके आए हो। लोगों के धंधे बंद हो गए
और आप जैसे कह रहे हैं कि लिंचिंग हो रहे हैं ये नफरत के आधार पे। गए अगस्त ही मत भूल जाओ, अगस्त 2023 में बम्बई के बाहर ट्रेन के अंदर वो चेतन सिंह क्या करता है, 3 लोगों को गोलियां मार देता है। उसके 15 दिन के बाद सहारनपुर के नया पब्लिक स्कूल में एक टीचर जो है तृप्ति, वो खड़े होकर एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाती है और पूरे डिमोनाइज करती है। तो ये बहुत गहरी तरह से, और हमारी तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, NBDSA को करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को करते हैं, पुलिस को करते हैं, हाँ पुलिस प्रशासन को पहले भी करते हैं। जैसे हमको पता है कि सकल हिंदू समाज का कुछ होने वाला है, हिंदू जन जागृति इनका होने वाला है, अलग अलग संस्था मशरूम होके आ जाती है। पुलिस अधिकारियों भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश फॉलो नहीं कर रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ, 10 में से 2 कंप्लेंट ऐसे हुए हैं जहां पे उन्होंने पहले से रोक दिया कंप्लेंट होने के बाद, कि कुछ आदेश मिला होगा उनको, माइन में अभी रिसेंटली रोका उन्होंने 2 महीना पहले, मगर दैट इज एन एक्सेप्शन। ज्यादातर पुलिस रोक नहीं रही है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं कर रही है। मैंने एक अभी वीडियो किया था, और जो दर्शक हैं हमारे उन्हें पता है कि हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। उसमें आप ही के रिपोर्ट को हमने कोड भी किया था नीतीश राणे को लेकर। आप कह रहे हैं कि पुलिस रोक नहीं रही है। नीतीश राणे पुलिस को ऑन कैमरा कहते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तुमको ऐसे जगह पर ट्रांसफर कर देंगे कि बीवी को फोन कॉल नहीं कर पाओगे। और मैम आपने क्योंकि हेट का बात किया, अभी मैं बीच में गया था मनीष मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो वहां पर एक शख्स है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुस्लिम है, तो वो बता रहे थे कि अब वहां पर बीजेपी के लोगों ने वहां पर कुछ बिजनेस करने वाले जो उनके विचार के लोग हैं, मैं हिंदू भी नहीं कहूँगा, उनके विचार के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनको स्पीकर दिया है। और उनको पता है क्या बोला है कि जब अजान बजेगा तब ठीक उसी समय पर स्पीकर पे तुम भजन बजाना। वहां के लोगों ने कहा कि आप दिन भर बजाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ठीक उतने ही समय पर बजाना चाहते हैं। और ये अभी क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उन्हें पता है साउथ मुंबई सीट वो हार गए थे इलेक्शन, अब उन्हें पता है हिंदू मुस्लिम करेंगे तब फायदा होगा। तो ये हेट इस लेवल पर आ गया कि जो आपके साथ 25-25 साल तक आपके बगल में दुकान चला रहे थे, वो अब आपको अपने से अलग मानते हैं। तो ये जो आपने कहा कि ये जो धारणाएं हैं, जो आपने बेस कहा कि एक धारणा बनाई जाती है कि ये खराब है, फिर उसको अलग लेवल पर ले जाना। बॉयकॉट तो मैं आपको बताता हूँ, आप केवल कैमरा लेकर चले जाइए मनीष मार्केट में। मनीष मार्केट जिन लोगों को नहीं पता, मुंबई CST के पास एक जगह है जहाँ पर फोन्स मिलते हैं, उसके कई सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और उसका आप मोबाइल कवर, ये सारी चीजें, और वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो 2 तरीके की चीजें हो रही है। अब ये बहुत स्मार्ट हैं, एक तो इकोनॉमिक बॉयकॉट करते हैं, लोगों को कहते हैं कि कैश में मत लो। दूसरा मैम मैं आपको बताता हूँ, वहां पर क्या करेंगे कि ये मुस्लिम दुकान से सामान खरीदेंगे ऑन क्रेडिट, क्योंकि आप सालों से जानते हैं, फिर उनको पैसे ही नहीं देंगे। और अगर आप मांगने जाओ, ये एक नया चीज हमने देखा, आप मांगने जाओ तो आप ही के नाम पर ये कंप्लेन करेंगे पुलिस को कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये मुझे धमकी दे रहा है, मुझे खतरा है जान। तो आप अपने हक का पैसा भी नहीं मांग पा रहे, और ये लगातार हो रहा है। तो ये हम किस देश की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जिस तरह से नफरत फैला है, कहा ना कि समाज के निर्माण और देश का निर्माण, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो नफरत के आधार पे पैदा हो, वैसे राष्ट्र ये बने। अभी सदियों से ये लोग साथ में धंधा कर रहे हैं मनीष मार्केट में, सदियों से ये बंदों ने ऐसे एक दूसरे के साथ नहीं किया, मगर कुछ लोग इसमें फंस गए और कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, वो हिंदू भी नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट है। आप सोचिए, आप रोज के रिश्ते को तोड़ रहे हैं, आप सब कुछ कर। अभी इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसलिए दूसरी जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है, वो जो हम लोग एरिया वाइज लेके जाते हैं, कि हम लोग छोटे छोटे पर्चे बनाए, जिससे हम थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं। जैसे मनीष मार्केट जैसे लगा, हमने मलाड में किया, हमने सांता क्रूज में, कि जहाँ पे साथ में मिलके लोग चला रहे हैं ना दुकानें, वहाँ पे हम छोटे वर्कशॉप करते हैं कि भाई इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो। अगर आपके पास एक ऐसा व्हाट्सएप आता है, मैं आपको दिखाऊंगी वो पर्चा, विच अपसेट्स यू अलॉट, जिससे आपको गुस्सा आता है, तो 2 मिनट सोचो, उसको फॉरवर्ड मत करो। इसका मतलब है उसके पीछे एक साजिश है कि आपको रिएक्ट करने की कोई साजिश। पहले चेक करो, आपके सबके पास पैकेट है इंटरनेट, गूगल करो, चेक करो कि उसमें कितनी सच्चाई है। ज्यादातर उसमें 80% झूठ होते हैं। लेकिन ये पैम्फलेट में लिखा क्या था, अगर आप उदाहरण दें? हाँ, इसमें 6 स्टेज का पैम्फलेट है। हाँ। कि हाउ टू फाइट इट, हम नफरत के साथ हम खुद कैसे लड़ें। पहले नफरत में लिखते क्या है, पहले वो भी अगर आप बताएं कि मैसेजेस क्या आते हैं, जिसके वजह से, अगर आप उदाहरण दे सके, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ जाता है,
ऐसा कोई उदाहरण अगर आप दे मतलब कि आप कभी भी हमारे आपके पड़ोसी अगर एक्स है वाई है तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करो। आपकी बेटियों को उनके घर में जाने मत दो, वहाँ पे खाने मत खाने दो, पता नहीं वो खाने में क्या डाल देंगे। मतलब अजीब किस्म के मैसेजेस आते थे, तो कभी हम लोग पहले हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। थूकते हैं, थूक जिहाद। थूक जाए। हाँ। उसके बाद मतलब ये है ना कि हलाल प्रोडक्ट, अब मतलब अभी हलाल प्रोडक्ट का हमने पूरा हेड बस्टर किया कि हलाल प्रोडक्ट का पूरा एक प्रोसीजर होता है सर्टिफिकेशन का, शायद आपने भी वीडियो किया था कि उसका मतलब ऐसा नहीं कि हलाल का इसका मतलब है कि कोई कैप्चर करने वाला है ये मार्केट। आपको अगर नहीं लेना आप मत लो, मगर एक मकसद है कोशर प्रोडक्ट और हलाल प्रोडक्ट का, एक मजहब से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं, अगर उसको बॉयकॉट करने का कोई मतलब है नहीं। आपको अगर हर मौके पे और हर तबके पे एक दरार खड़ी करनी है। पहले क्या दंगों में होता था सोहित जी, कि आप चाहते थे कि साथ में लोग रहे नहीं, कॉलोनीज मिक्स्ड नहीं रहे। अभी आप चाहते कि मानसिक तरह से भी लोग टूट जाए एक दूसरे से और बस नफरत और शक से देखें। दंगे के बाद क्या होता था कि जो इलाके मिक्स थे ना, वहाँ पे मुसलमान भाग जाते थे। हमने बम्बई में देखा है 92-93 के बाद। मैंने लिखा था भी हमारे कम्युनिज्म कॉम्बैट में, आवर बॉम्बे दे बॉम्बे, मतलब इलाके बदल गए, मुंब्रा चले गए लोग, इधर चले गए, लोग सेफ नहीं अपने आप को महसूस कर रहे थे। मगर वो जो एकता जो लोगों में है, जो नेचुरल बातें हैं, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। अभी सिंगापुर जैसे जगह में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है गवर्नमेंट के जरिए कि आपको एथनिक लोगों को साथ में ही रहना पड़ेगा। अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग विचार के लोगों को एक साथ रखते हैं। तो अगर हम सेक्युलरिज्म में मानते हैं और जो विपक्ष अपने आप को संविधान से मानने वाला कहता है, तो क्यों इस तरह की बातें नहीं करता कि हमको साथ में रहना चाहिए। भले आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, साथ में खाओ भी, रिस्पेक्ट करके खाओ। दूसरी एक बहुत बड़ी बात बच्चों के साथ चल रही है, और ये सब शुरू गुजरात में हुआ था कि बच्चे के टिफिन बॉक्स के अंदर लोग देखते हैं कि क्या आप ला रहे हो। अगर आपके पास कबाब तो छोड़ो, अगर आपके पास अंडा भी है तो आपको अलाउड नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक कल्चर के ऊपर एक हिंसा है, व्यक्तिगत आज़ादी पे है, सामूहिक आज़ादी पे। और मैंने तो सुना 2014 के बाद कम से कम 250 मुस्लिम परिवारों के साथ अलग अलग जगह से मैंने बात की कि अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो अभी हमने नॉन वेज लेना, साथ में लेना बंद कर। आपको वो कल्याण वाला किस्सा याद होगा कि किस तरह से एक मुस्लिम शख्स जो बैठे हुए थे, और उसकी सच्चाई ये थी कि वो 72 साल के थे, उनको सीट मिला था, और वहाँ पर कुछ युवा जो पुलिस में भर्ती के लिए जा रहे थे, उनको सीट नहीं मिला, उससे मामले की शुरुआत होती है और सीधा उन पर आरोप लगाया जाता है कि ये तो बीफ लेकर जा रहे हैं। उनकी पिटाई की जाती है, उनको ट्रेन से फेंकने की बात की जाती है। और इतना सब होने के बावजूद मैंने उनके परिवार वालों से बात की, वो आदमी जब घर जाते हैं, बूढ़ा आदमी, शर्ट फाड़ दिया गया, मारा गया, दाढ़ी खींचा गया, गंदी गंदी गाली दी, अपने घर वालों को नहीं कहता। सोचिए अब कितना डर डाल दिया गया है कि आप जो टिफिन बॉक्स की बात करते हैं, अभी हाल ही में एक आया था, एक हेडमास्टर एक बच्चे को खाने नहीं दे रहा था, तो ये खाने पीने तक तो ये पहुंच चुके हैं। अब इसी तरह से अगर ये हेट फैलाते रहे तो होगा क्या? और आप जो कह रहे हैं कि इस तरह के जब पैम्फलेट आते हैं तो आप लोगों से क्या क्या कहते हैं? अगर लोगों के पास इस तरह के संदेश आते हैं, नफरती संदेश, तो फिर आप कहते क्या हैं लोगों से? पहले मैं कहती हूँ कि अगर इस तरह का नफरत फैलता गया तो अभी हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि नफरत कभी सीमित नहीं रह सकती। कि आप कहते हैं कि एक ही लक्षित समुदाय के खिलाफ आप सीमित रखो, एक बार वो फैल गया वो जहर है, वो किसी के साथ में भी रिएक्ट, किसी के साथ में भी एक एक्शन हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ गुजरात का, 2002 के पहले वाला और उसके बाद का। हमने बहुत कंप्लेंट्स किए गुजरात में कि त्रिशूल दीक्षा के नाम पर, उस वक्त प्रवीण तोगाड़िया का बहुत चलता था, त्रिशूल दीक्षा के नाम पर एक्चुअली त्रिशूल नहीं बांटा जा रहा, मगर एक्चुअली रामपुरी नाइफ जो लोगों को मार सकता है वो बांटे जा रहे थे, 4 इंच के। और वहाँ पे एक बस ऐसा वायर लगाया गया था दिखने के लिए त्रिशूल, ताकि एक पूरे आप समाज को आम कर रहे थे। हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल किए, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। उस वक्त बाद में पता चला जो एक्टिविस्ट काम कर रहे, लेफ्ट एक्टिविस्ट, CPI CPM के भावनगर राजकोट में, उनको पता चला कि जैसे वो त्रिशूल दीक्षा बढ़ती गई, वही त्रिशूल एक आदमी ने अपनी बीवी के खिलाफ गंदी तरीके से यूज़ किया। अच्छा, देखो हथियार एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप अमेरिका में देखो किसको मार रहा है, कौन मार रहा है, कौन मर रहे हैं, वाइट बच्चे भी मर रहे हैं, प्यूर्टो रिकन भी मर रहे हैं। आप एक बार हथियार समाज में फैला दो और नफरत फैला दो तो कौन एक टारगेट बनता है, लक्ष्य बनता है, वो कौन तय करेगा? सही बात है।
यति नरसिंहानंद नहीं तय कर पाएंगे कि कौन है कि कौन नहीं, या राजा सिंह। एक बार आप उस तरह के मानसिकता बना दो लोगों में, नौजवानों में, और उनको कंस्ट्रक्टिव वर्क से इसमें हटा दो, तो बहुत ही खतरनाक समाज बनेगा आपका। परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर, परमानेंट स्टेट ऑफ हेट, आप किसको भी मार सकते हो। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो लोग आग से खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद फायर। और इसीलिए हमारा मानना है कि विपक्ष, जिन्होंने आज हमें थोड़ा सा एक सिर्फ विपक्ष ने अकेला ये काम नहीं किया, देश की जनता ने किया, कि थोड़ा सांस लेने का मौका भी मिला है इलेक्शन के बाद, नतीजे के बाद। मुझे लगता है विपक्ष को और भी ज़ोर से ये नफरत के खिलाफ बोलना चाहिए। बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, मगर और भी जोर से बोलना चाहिए। और हमारे जैसे संस्था, बाकी भी संस्थाएं जो कंप्लेंट वगैरह डाल रही, विपक्ष क्यों नहीं डालता भाई? आप अगर संविधान में मानते हो, संविधान का नारा करते हो, तो जब उल्लंघन होता है कानून का, जो पहले 153 था सेक्शन, अभी भारतीय न्याय समिति में 193 है, वो सब सेक्शंस आपके पास हैं, आप उसको लेकर जाए, पुलिस स्टेशन में करिए, आप थोड़ा दबाव डालिए। कम से कम विपक्ष का ये दबाव अलग होता है पुलिस पे। तो मैम मैं कह रहा था कि विपक्ष भी क्या आइडियोलॉजिकली उतना सोच रहा है, क्योंकि हमने देखा है हिमाचल का वो घटना अभी सामने आई है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, और उनके ही नेताओं ने ये फैसला लिया था कि दुकानों के बाहर आपको बोर्ड लगाना होगा। सोशल मीडिया पर ये मामला बड़ा होता है, फिर ये वापस लेते हैं। राजस्थान में मुझे याद है, वो जयपुर डायलॉग्स करके एक शख्स है, उसे ये टिकट दे रहे थे, फिर मामला है कि ये तो खुद हिंदू मुस्लिम फैलाता है, फिर आपने उसे वापस लिया। तो आप हो सकता है तेलंगाना में क्रिश्चियंस के खिलाफ बहुत अटैक्स हुए हैं, ये आप बहुत उदाहरण दे सकते हैं। और यही तो मुझे लगता है इसी की वजह ये सत्ताधारी पक्ष पहुंच गया जहाँ पे पहुंच गया। अगर विपक्ष आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होता और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होता, मतलब कि हमें नहीं देना है, मतलब हम नफरत के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये परिस्थिति नहीं होती। फिर भी हम उम्मीद तो विपक्ष से ही कर सकते हैं ना, इसलिए करनी पड़ेगी। तो हमारा ये कैसे हम करते, मैं बताऊँ वर्कशॉप्स, इट्स नॉट ईजी। हमने 6 स्टेप का एक बताया है, क्योंकि मैं अभी भी मानती हूँ, जैसे ये इलेक्शन में आपने भी देखा, आपने कितना कवरेज किया रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, कि अगर बाकी इश्यूज लोगों के ज़िंदगी और जहन में हैं जो इस बार आ गए, जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, कामगारों का मुद्दा है, तो शायद ये नफरत नहीं फैल सकती। मतलब ये इलेक्शन में वो हमने डायलेक्टिक देखा, वो टेंशन देखा। तो क्या हम ये परमानेंट स्टेट लोगों में नहीं पैदा कर सकते क्या, वर्कशॉप्स के साथ, ट्रेनिंग के? हम तो बहुत, हमारी संस्था बहुत करती है, मगर हम छोटे हैं पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना सरासर पैसा खर्चा करके नफरत फैलाई जा रही है। तो हमारी तो अपील है आपके चैनल के जरिए कि बाकी भी नागरिक आए सामने, इस तरह का मटेरियल हमारे पास है वो ले, और अपने अपने तरीके से ये वर्कशॉप्स करें, हमारे अपने सोसाइटीज़ में, अपने बस्ती में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में, कि भाई इस तरह की बातें कोई भी निकालने की कोशिश करे, जैसे मनीष मार्केट का आपने बताया, तो वहीं के वहीं बंद कर दो कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम सदियों से यहाँ पे साथ में है दुकान करके, तो हमको इसमें नहीं फंसना है, हमको ये गलत पैसा, हराम का पैसा नहीं कमाना है। आपने जब से बात की, हमने शुरुआत की ना, आपने 2-3 बार बोला, क्योंकि आप गुजरात इतना कवर कर चुकी हैं, कि ये पहले गुजरात में होता था, ये पहले गुजरात में होता था। तो क्या आपका ये कहना है कि जो अभी हम देश में देख रहे हैं, ये पहले गुजरात में होता है? जो मोदी जी कहते थे कि वो गुजरात मॉडल देश में लाना चाहते हैं, यही वो गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में फैल चुका है? कई चीज़ें तो ऐसे ही फैली है। हालांकि मैं ये भी कहूँगी कि आप अगर भिवंडी, जालना और महाड़ के भी राइट्स देखो, जिसमें जस्टिस मादन कमीशन का रिपोर्ट आया था, श्री कृष्ण कमीशन नहीं, जस्टिस मादन का, और फिर श्री कृष्ण कमीशन ने रिप्रोड्यूस किया। करेक्ट। तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि आर्म्ड प्रोसेशंस, मस्जिद के सामने जाना, गाली गलौज करना उस वक्त भी था। रांची का भी देखो आप, तो मिलेगा आपको, तेलीचेरी को भी मिलेगा। तो एक तरह से जहाँ पे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दंगा फैलाने का काम किया है कुछ महीनों से पहले, और पुलिस ने उनकी तरफ नज़रअंदाजी की है, तब वो चुटपुट होते थे। अभी तो पूरा सत्ताधारी पक्ष में बैठे हैं वो। मगर गुजरात में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 1998-99 के बाद हमने देखना शुरू किया कि सरकार की तरफ से इस तरह की मुहिम उठाई गई, जैसे सिलेक्टिव सेंसस ऑफ दलित्स, मतलब सिर्फ दलितों का सेंसस कराओ, सिर्फ क्रिश्ची समाज का सेंसस कराओ, सिर्फ मुसलमान समाज का सेंसस, जो सरासर गैर संवैधानिक है। फिर उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने हमारे मैगजीन में कवर किया था, अभी जो लव जिहाद की बात निकली, उन्होंने पुलिस का एक सेल बिठा दिया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम कपल, कोई भी इंटर रिलीजियस मैरिज होगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अरे स्पेशल सेल को बिठाया गया। तो हमने उस वक्त डीजीपी सीपी सिंह थे,
मुझे अभी भी याद है चित्ररंजन सर सिंह दे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था कि सर ऐसा कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके पास है क्या, वो छपा है इंटरव्यू कि ऐसे कुछ इंसिडेंट, बोले ऐसा कोई भी इंसिडेंट गुजरात में नहीं है जहाँ पे इस तरह की किडनैप होके कोई बच्ची को लिया है, सब मर्जी से मेजॉरिटी में उन्होंने शादी की। तो पुलिस का चीफ ये बोल रहा है और सरकार ऐसी सेल बिठा रही है। तो आप सरासर गैर कानूनी चीज़ें अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में ही ला रहे हो, है ना। तो ये जो आज हम हाल देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज भी कोई भी नफरत के भाषण के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं है, चाहे वो सबसे बड़ा इंसान कह रहा है या सबसे छोटा इंसान कह रहा है। और एकदम एक तरफा जो बर्ताव है इलेक्शन कमीशन का नफरत के भाषण को लेकर, कितने कंप्लेंट्स ये इलेक्शन में फाइल किए गए, 2019 में भी फाइल किए गए, उनका क्या हुआ? सही बात है। नहीं, और इसमें सबसे शर्म की बात यह है, मेरा देश का प्रधानमंत्री, वो किसी भी पार्टी से, वो देश का प्रधानमंत्री, और मेरा देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है। ये हमें सोचना चाहिए कि जो दुनिया में जाके हम बात करते हैं, परसों भी झारखंड में उनका भाषण में वही कह रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली बातें ये करते हैं। मेरा देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है ये बाबरी का ताला लगा देंगे, कभी कहता है इनको आप कपड़ों से पहचान सकते हो, मंगलसूत्र बेच देंगे, और फिर बाद में जाके वही मोहम्मद शमी को साथ में लेकर वो गले मिलते हैं। तो एक तरफ आप नफरत फैलाओ, फिर अपना फेस सेव करने के लिए इस तरह से बात करो, फिर कहो कि ईद में तो मेरे घर पर खाना आता था, अचानक से हमें पता चलता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो मुसलमान था। तो ये किसी के नहीं है। लेकिन अब जब हम ये बात करते हैं, और आपने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो कर रही हैं, आरएसएस भी कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये चौहान के हैं, ये मीडिया के लोग हैं, इन्होंने भी तो, जब मैं बताता हूँ, मैं तब एनडीटीवी में था, कोविड का समय चल रहा था, मैं यहाँ से मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक गया था, मजदूरों को रोज कवर कर रहा था, उनकी परेशानी। और जब मैं दूसरे चैनल पर देख रहा था, क्या चल रहा था, थूक जिहाद, ये कैसे फैला रहे हैं। माफ कीजिए, इंडिया टुडे जैसे चैनल ने जो उस वक्त किया है, इतनी गैर जिम्मेदारी की बात, और उनका जो एक प्रोग्राम वो था, वो इतना प्रॉब्लमैटिक था मदरसों को लेकर। और उसके बाद एक स्टडी हुई है जिसने कहा कि वो, मैंने बताया ना, कोरोना जहाँ 3 लाख टाइम्स वो किया जाए, तो सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल चैनल, मैं तो अभी रिस्पेक्टेबल भी उनको मानती नहीं हूँ, क्योंकि आप इस तरह का कवरेज कर सकते हो जो जेनोसाइडल जर्नलिज्म है, क्योंकि आप उस तरह का जर्नलिज्म का पत्रकारिता कर करके आप लोगों को एक लक्ष्य दे रहे हो कि जाके लोगों को मारो, कि इनके पीछे पड़ जाओ, कि जहाँ पे भी आपको मुसलमान दिखे उनके खिलाफ चले जाओ। तो ये दिस इज रवांडा में हुआ है, रेडियो रवांडा में हुआ है कि आप अपने पत्रकार माध्यम को एक लक्षित हिंसा का एक पार्ट बना लो, तरीका बना रहे हो, पार्ट बना रहे हो। और ये मुझे लगता है कि पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत बड़ा एक हमला है कि पत्रकार का एक काम क्या होता है। हमको अभी भी याद है कि हमने जब 84 के भिवंडी बम्बई में, दिल्ली में नहीं थी उस वक्त, हमारे दोस्त दिल्ली में काम कर रहे थे, जब सिखों के भाई बहनों के साथ हुआ था, तो हम उनके सपोर्ट में थे, मगर मैं यहाँ पे थी। तो गोवंडी में हमारे सामने मैंने देखा कि एक इंसान का, ही वॉज अ मुस्लिम वर्कर, उसके हाथ को चीरा और उसका हाथ ऐसे लटक रहा। अभी मैं उस वक्त साधन नहीं थे, हम छोटे से मोटे अखबार से थे, डेली अखबार से, तो गाड़ी वाड़ी तो थी। तो ये हमारे मन में था कि हमारा एज ए जर्नलिस्ट कवर करने का काम है या उनको अस्पताल ले जाना। हमने इमीडिएटली सब छोड़ के उनको अस्पताल हम लेके गए। ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में पत्रकार के साथ, मुझे अभी भी वो दिन याद है। तो क्या पत्रकार का काम क्या होता है? नफरत जब फैलाई जाती है तो उसको डिकंस्ट्रक्ट करना, उसको रोकना, जैसे आपने खुद किया जब मीरा रोड भयंदर में हुआ था, तो आप खुद खड़े खड़े क्या बोल रहे थे वहां पे। तो इस तरह की पत्रकारिता आज कौन करता है कि वहां के वहां जा। उस वक्त हमारे बड़े बड़े एंकर गए थे गुजरात में, पत्थर भी खाए थे, उसके बाद हमने उनको पलटते हुए देखा। बिल्कुल नहीं, वो मीरा रोड वाला केस पर जिन दर्शकों को नहीं पता, हमने वहां पर जाकर, सुधीर चौधरी ने एक शो किया था मीरा रोड में जब दंगे हो रहे, तो हमने वहां पर जाकर जिस इलाके का, जिस रास्ते की बात करें, वहीं पर खड़े होकर जानबूझकर किया था, ताकि बताएं कि देखो गोदी मीडिया पर आपको भरोसा नहीं करना। लेकिन तो ये गलत फहमी को तोड़ना, ये हमारे पैम्फलेट में बात है कि आपके पास जो व्हाट्सएप में आता है वो 90% वो झूठ होता है, उसमें 10% कुछ हमारे जो पूर्वाग्रह पे ऊपर ये होता है कि हाँ वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं, हर बार टोपी क्यों पहनते हैं, हर बार बुर्खा, मतलब ये बातें जो हमारे दिल में चलती रहती, उसको प्ले करके उसको बढ़ाया चढ़ाया जाता है। तो हमारा ये कहना कि ठीक है, आप हो सकता है आपसे अलग है, मगर क्या वो दुश्मन है क्या? सोचो उसके बारे में, वो इंसान है। फिर आप उसको डबल चेक करो कि वो खबर क्या है,
ये थूक जहाज हो क्या सकता है, मदरसा जहाज हो क्या सकता है। वहाँ पे तो लैंड जहाज चला था देवभूमि में, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में तो हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा। आपको याद है पुरुलिया में जो हुआ। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करता है देखिए, और मैं नाम लेके कहूँगी, अखबार में फ्रंट पेज पे वो कहता है ये गलत है प्रिंट में, और वही टाइम्स नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत, हाँ। तो आप क्या ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। सही बात है। लेकिन वही, अब मैं वही आपसे कह रहा था कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इसको बस्ट करना चाहिए। अब मैं बस्ट करता हूँ, या हमने जो चैनल है ये हम चलाते हैं यूट्यूब पर, और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, नाम के साथ ये सभी सामने आए हुए हैं। वो एक अमन चोपड़ा है, एक और ऐसे कितने लोगों का नाम है, सुरेश चौहान के का हमारी नाम संस्था है। सीजेपी ने एनबीडीएस से पर इतने कंप्लेंट किए हैं, हमको हमारा स्ट्राइक रेट 80% है। 80% हमको फेवर में ऑर्डर मिलता है। 1 लाख रुपया फाइन, 50,000 रुपया फाइन हमने ही दिलवाया। प्रॉब्लम क्या होता है ना सूरज जी की, 3 महीने लगते हैं कंप्लेन को मतलब प्रोसेस को खत्म होने में। इतना लोड है एनबीडीएस पे कि बाय द टाइम यू गेट द जजमेंट 9 महीना 1 साल हो जाता है। तब तक कितने लोगों ने वो शो देखा। सही बात है। और इनको 50,000 रुपया उनके लिए क्या है, ये 15-15 हज़ार रुपये का एक दिन का इनका मेकअप का खर्च होता है। तो सर कंपनी वाले भर देते हैं, क्योंकि इनको बिठाया तो हमारे गोदी मीडिया में मोदी जी ने, तो वो मोदी जी के इसको फैला रहे हैं। अब मुझे मैम, मेरे को एक चीज़ आपसे पूछना है, मुझे पता है कि पहला कमेंट इसमें यह आएगा कि क्या नफरत एक ही तरफ से फैलता है, तो हमें वो भी बात करनी है। क्या दूसरी तरफ से भी, यार हम मुसलमानों की भी जब बात करते हैं, वहाँ से भी क्या नफरत फैलाई जा रही है, किस तरह से वहाँ पर फैलाई जा रही है, उन्हें किस तरह से रोकना चाहिए, इस पर भी बात करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं जानबूझ के उसका जिक्र जाकिर नायक का करूँगी। जाकिर नायक के खिलाफ हमारे पेज पे देखना, हमने पूरा उनका विश्लेषण किया है कि वो जिस तरह के बड़े बड़े सम्मेलन लेकर, अभी तो वो चले गए मलेशिया में हैं, मगर जो करते थे वो हमारे लिए भयानक से, क्योंकि वो बार बार हिंदू समुदाय मुसलमान समुदाय को कहते थे कि हिंदुओं जो आइडल वर्शिप करते हैं वो गलत है। तो आप क्या, आप एक अलगापन ही उसका रहे हैं, आप एक अलगपन उसका रहे हैं, और आप हिंदुओं में नफरत नहीं फैलाएंगे अगर हिंदू वो देखेगा तो ये भी बहुत गलत है। और उनके अलावा भी ऐसे 3-4 लोग हैं जिसके खिलाफ हमने, एक तेलंगाना में बैठे हुए हैं, एक रिजवी नाम के बैठे हुए, और उन्हीं को ये गोदी मीडिया बताता है एक्सट्रीमिस्ट, कि मतलब एक तरह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हो, और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हो, ताकि कोई मॉडरेट वॉइस जो दोनों तरफ के हैं, जो मेजॉरिटी है, उनको कभी नहीं लाएंगे। मैं आपको इसमें इसलिए भी बताना चाहता हूँ, अभी मुजफ्फरनगर के दंगे की बात करूंगी, जो मुसलमानों का, यही काम टाइम्स नाउ ने उस वक्त किया था। हालांकि नफरत, संजीव बालियान, संगीत सोम ने भी नफरत फैलाई थी, और बीएसपी के भी एक हाजी साहब ने किया था, और इमरान मसूद जो उस वक्त कांग्रेस के थे, उन्होंने भी एक गलत बयान किया था। 100% वो हेट स्पीच था। तो ये उन्होंने एक तरफा दिखा करके संगीत सोम और संजीव बालियान का नहीं दिखाया। मैं आपको लेकिन मॉडल बताता हूँ मैम इसमें। अब मैं क्योंकि टीवी से आता था ना, तो मैं जानता हूँ इंडिया टीवी और टाइम्स के कुछ रिपोर्टर्स को। अब उनके 4-5 मौलवी फिक्स हैं, और वो उनके ही पास जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मौलवी हैं ये उल्टा सीधा बात करेंगे, ये मौलवी कंट्रोवर्शियल बात करेंगे, फिर उससे लेकर मुसलमानों को आप विलेनाइज कर सकते हो। और मौलवियों को भी पता है कि उनका यूज हो रहा है, वो फेमस होते हैं, और उनके जो कट्टर सोच वाले लोग हैं उसमें उनकी फॉलोइंग बढ़ती है। तो ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल अब बन चुका है जिस पर टीवी चलता है। नहीं, मगर टीवी छोड़ समाज भी चलता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये कभी नहीं समझो कि सिर्फ हिंदुत्ववादियों में या सिर्फ मुसलमानों में कट्टरपंथी है। कौमवादी सोच वाले मुसलमान में भी है, क्रिश्ती में भी है, दलित में भी है, हिंदुत्ववादी में भी है। सवाल ये है, और मैं ये बात कह रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, तो वहाँ पे जो म्यांमार चले जाओ, तो वहाँ पे तो बुद्धिस्ट मॉन्क है जो एकदम जहर उगाल रहा है। बुद्धिस्ट मॉन्क जो धर्म को हम एकदम एक शांतिपूर्वक ढंग से सोचते, तो इट इज नॉट टू डू विद द रिलीजन। वो मैं बता रही हूँ ना कि हेट स्पीच का एक डेफिनेशन है सोहित जी, कि आप हेट स्पीच कब मांगे, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, तो हम मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और कभी कभी गलत बातें करने के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। मगर वो थ्रेशोल्ड जब आप क्रॉस करते हो, कि जब आप लक्षित हिंसा को ललकार रहे हो, कि आप नफरत इस तरह फैला रहे हो कि हिंसा भड़क सकती है, कि कुछ या तो फिर कोई पॉलिटिकली और समाज में पावरफुल इंसान बोल रहा है एक वैसे तबके के खिलाफ जो मार्जिनलाइज्ड है, तो फिर आप डेफिनेटली वो उनकी जो संवैधानिक जो अधिकार है, बराबरी का, डिग्निटी का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, उसके ऊपर आप एक अटैक कर रहे हो। तो ये
बिल्कुल। और पहले वाले दंगों में बताओ, मैं आपको महाराष्ट्र का ही उदाहरण दे दूं, 84 के पहले का, कि जब भी दंगे होते थे तो बिल्कुल श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में आपको पढ़ा दूं कि ऐसा नहीं है कि हाँ पायदोनी में हुआ वो अपना बाबरी मस्जिद गिराने के बाद यहाँ पे घंटानंद सेरेमनी, विक्ट्री प्रोसेशन हुए, मगर साथ साथ गलत पर्चे मुस्लिम एरिया में भी बांटे गए कि हम बाबरी को वापस खड़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे अभी याद है कि हमने क्या बहस किया था उस वक्त कि आप करने जाओगे और आपके बेटियों के ऊपर काटनाट होगा, आप शर्म रखो। ऐसे हमने मौलवी साहब को मुंह पे बोला है अपने इलाकों में। मगर ऐसे बोलने वाले कितने हैं? वो दोनों तरफ कितने हैं? है ही नहीं। बिल्कुल। तो यहीं पर शुरू होता है। और दर्शकों, आपको ये भी सोचना है कि हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब नफरत फैलता है तब जैसे कि कहा गया कि जब हिंसा या आपको हथियार दिया जाता है तो हथियार कैसे इस्तेमाल किया जाएगा आपको पता नहीं होता, और वो किसी पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से नफरत फैलता है और वो उस चेतन सिंह के पास पहुंचता है जो जीआरपी रहता है, और ट्रेन के अंदर मुसलमानों को ढूंढ कर मारता है। 3 लोगों को मार देता है, जय माता दी कहता है, और उसमें एक मरने वाला जो होता है उसका खुद का साथी भी होता है रेलवे वाला, जो हिंदू था। तो अगर आप नफरत के व्हाट्सएप को फैलाते हैं तो आप इसी तरह के हिंसा को गांधी के देश में बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैम, इससे फायदा किस हुआ? हमने शुरुआत की इसी से कि हर कोई नफरती होता नहीं, नफरती बनाया जाता है। फिर हमने तमाम तरीके की बातें की दोनों धर्मों के बीच में, उन नेताओं के बीच में जिनको इससे फायदा होता। इसका अंत क्या है? अब हम जब अंत पर अपने वीडियो में भी आ गए, तो आखिर इसका अंत क्या है? इसे कैसे रोक सकते हैं या फिर ये रुकेगा कैसे? हमने तो बात कर ली, समाज खराब है, समाज के अंदर छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक हर किसी के साथ हो रहा है। और ये तो हमने हिंदू मुस्लिम की बात की। हिंदू में ही मैं आपको बताऊं, दलितों और ब्राह्मणों के बारे में, दलितों के खिलाफ इतनी गंदगी फैलाई जाती है, कभी कभी हम बोल भी नहीं बोल सकते। सही बात है। आपने जैसे हम बात करते हैं कि ये चाहते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहें, अब हम मुस्लिम गेटोज देखते हैं, ठीक उसी तरह से दलित गेटोज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उतना ही फैलाया जाता है। कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर मैं इंस्टाग्राम पर रील्स क्योंकि आते हैं, तो वहां पर आप खोलिए कमेंट, पहला ही कमेंट आएगा एंटी रिजर्वेशन, दूसरा कमेंट एंटी बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये नफरत हर तरफ है। तो इसका अंत क्या है? ये खत्म कैसे होगा? ये इससे 2014 के बाद जो बड़ा है, अब हम क्योंकि इसके अंत पर आए, तो हम लोगों को क्या कहें, इसका अंत कैसे होगा, लोग क्या करें इसे लेकर? पहले तो मुझे लगता है लोग खुद उसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं, साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हम दबाव लाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, कि इसके खिलाफ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और आखिरी बात, विपक्ष को इस पे बोलने पे मजबूर करें, क्योंकि विपक्ष अगर बोल सकता है इसके खिलाफ, और हमने देखा भी है, मतलब मैंने खुद कहा है कि इतिहास छोड़ दीजिए आप, मगर जब हमने खुद देखा कि उद्धव ठाकरे जैसे नेता ने बिल्किस बानो के केस को कैसे उठाया था, हमने तो उसकी तारीफ की कि इस तरह का स्टैंड लेना और खुल के लेना बहुत बहुत ज़रूरी है विपक्ष को, जो विपक्ष अपने हाथ में संविधान रखता है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात ली, क्योंकि इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, एक मुस्लिम बहुल इलाके में, मुंबई में, मुझे अब नाम नहीं आ रहा है याद इलाके का, उद्धव ठाकरे थे वहाँ पर, और मैं आपको बताऊं इतनी भीड़ थी वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा कि हाँ, हम हिंदुत्ववादी पार्टी से आते हैं, लेकिन मेरा जो पार्टी का काम है वो कहता है कि अगर मुँह पर राम है तो हाथ में काम होना चाहिए। बिल्किस बानो का कोई अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उद्धव ठाकरे, वहाँ पर अधिकांश मुस्लिम लोग थे, उनको पूछते हैं क्या मेरा हिंदुत्व आपको पसंद है या नहीं, और मुसलमान वहाँ पर हाथ उठा के कहते हैं हाँ, ये हिंदुत्व हमें सही लगा। तो शायद मुझे लगता है कि जो उद्धव ठाकरे का स्टैंड है, वो प्रबोधनकार ठाकरे वाला जो स्टैंड है, जो उनके दादाजी थे, वो वाले स्टैंड की तरफ शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा था, जातिवाद के खिलाफ क्या कहा था। तो ये जो मुद्दे हैं इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन इसमें राहुल गांधी से जो एक शिकायत है वो ये भी रहेगी कि जब मुसलमानों पर, ये जब नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार आई, लगातार हमले हो रहे थे, सोशल मीडिया पर जब तक दबाव नहीं बना, राहुल गांधी ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं। और हमने इसी के ऊपर, मैंने राजू परुलेकर के साथ इंटरव्यू भी किया था अभी, और उसमें हमने कहा था आप हर बार अल्पसंख्यक बोलते हुए नहीं बच सकते। अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, जिसमें गौतम अदानी आते हैं, जो कहते हैं कि उनके पर्यूषण के समय आप मटन मछली ना खाएं। तो अल्पसंख्यक इज नॉट द राइट। अगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। ये गांधी का देश है, हम इसे ऐसे कैसे माने कि अगर हम मुस्लिम पार्टी माने जाएंगे तो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता तो हिंदुत्ववादी ये देश कब का बन गया होता, अगर हिंदू राष्ट्र होता। तो अंत में मैम, लोगों को तो हमने कहा कि इसके बारे में सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए। शायद हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया, साथ ही साथ ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर इस तरह का नफरत फैल रहा है,
एक चीज का मैंने जिक्र नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। बिल्कुल, अभी कि कीजिए। 2021 और 20 और 21 में जो मुसलमान वोकल औरतों के खिलाफ वो सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स जो सोशल मीडिया के जरिए चलाया गया, वो मुझे लगता है नफरत का बहुत ही एक घृणोना प्रतीक है। कि आप सोचें कि जो औरतें वोकल है, जो ये सत्ताधारी पक्षों के खिलाफ बोल रही है, ये इस तरह का सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बोल रही है, वो एक दिन उठ के देख रही है कि उनके चेहरे मॉर्फ करके पूरे पोर्नोग्राफिक स्टेज में डाले जा रहे हैं। हमने उस वक्त बहुत मुहिम चलाई और 21 ट्विटर हैंडल बंद करवाए। और मगर वो केस का क्या हुआ, वो एफआईआर का क्या हुआ, करने वाले का क्या हुआ? तो ये बहुत ही एक जो समाज में ये ट्रेंड चल रहा है, इट इज मेंट टू डीह्यूमनाइज अ होल सेक्शन ऑफ आवर ओन पीपल। मतलब एक पूरे हिंदुस्तान के सेक्शन को डीह्यूमनाइज करके रखो ताकि समाज में वो गिरा उठवा रहे, सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहे। और इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस। ये हमारा संवैधानिक देश है, यहाँ पे सब बराबर है, चाहे वो दलित हो, कामगार हो, मुसलमान हो, किसान हो, महिला हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जो भी। तो ये बार बार मुझे लगता है विपक्ष को कहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उसका काम काफ़ी अच्छा किया कि एक मोहब्बत फैलाने का काम, मगर साथ साथ नफरत के खिलाफ भी बोलना मुझे लगता ज़रूरी है। बिल्कुल। और दर्शकों, इसलिए हम ये वीडियोस कर रहे हैं ताकि नफरत के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। जैसे कि इस पूरे वीडियो में कहा गया कि अगर आपके पास ऐसे कोई मैसेजेस पहुंचते हैं या आप टीवी पर भी, सोचिए ये क्या समय आ गया कि हमें कहना पड़ रहा है, अगर टीवी पर भी न्यूज़ मीडिया में आप कुछ देखते हैं तो पहले उसके गूगल कीजिए और हमें भी भेजिए। हम हाँ बिल्कुल, अगर लोगों को आपको भेजना होगा तो कैसे भेजें? मतलब हमारा ईमेल है public है cjpindia@gmail.com, वहाँ पे भेज दे पूरा स्क्रीनशॉट के साथ। या तो खुद वो कंप्लेन चाहेंगे तो उनका असिस्टेंस करेंगे, या फिर हम खुद कंप्लेन कर लेंगे। और हमारे वेबसाइट पे एक फॉर्म भी है, लर्न हाउ टू रिपोर्ट हेट, तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ज़रूर आप